लेकिन रीट मुख्य परीक्षा 2023 में एक प्रश्न बना था किण्वन से, यहीं से जो आया था 11th क्लास की बायोलॉजी जो है उसमें से सब्सटेंस चैप्टर है पादपों सब्सटेंस, यहाँ से प्रश्न देखो ये आया था। पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है तथा एंजाइम पायरुविक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज एवं एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। यहाँ से ये डायरेक्ट प्रश्न 2023 जो मुख्य परीक्षा हुई थी साइंस मैथ में उसमें पूछा गया था। कई अभ्यर्थी बोलते हैं कि आरबीसी और एनसीईआरटी जो साइंस की बुक है वो पर्याप्त नहीं है, उनको मैं एक बार बोल देता हूँ। अगर आप अन्य बुक पढ़ रहे हो इससे बेटर आप एनसीईआरटी और आरबीसी बुक जो पुरानी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो एनसीईआरटी बुक ही अगर पढ़ लेते हो तो मैक्सिमम नंबर आपको बोल देता हूँ 25+ नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का नैनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपने पढ़ेंगे एनसीईआरटी 11 जीव विज्ञान का पादपों में सब्सटेंस वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये अपने सिलेबस में भी है और इसमें जानेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, क्योंकि पिछली बार भी एक सब्सटेंस से किण्वन से प्रश्न बना था जो कि 11th क्लास की जो बायोलॉजी है जीव विज्ञान यहीं से बना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर रहेगा पादपों में सब्सटेंस क्या है। इसमें देखिएगा इसमें अपने आज पढ़ने वाले हैं पादपों में सब्सटेंस, जो आपका अध्याय नंबर 12 11th क्लास की जो बायोलॉजी है वो अपनी चल रही है, बायोलॉजी चल रही है, वहाँ से ये चैप्टर है पादपों में सब्सटेंस 12 नंबर है। इसमें देखिएगा आपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें आज अपने पढ़ेंगे क्या पादप सांस लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया क्या है, किण्वन की क्रिया है जो पिछली बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया था, ऑक्सीसोप्शन क्या है, श्वसनीय संतुलन चार्ट क्या होता है और एफिबोलिक पाठक्रम क्या है और सांस गुणांक क्या है, ये इसमें अपने पढ़ने वाले हैं। चलिए इसमें देखिएगा शुरू में जो आपके दे रखा है दैनिक जीवन में श्वसन वगैरह ये कुछ चीज़ें बता रखी है। तो मेन अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से ये अपना मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और साथ साथ में यहाँ पर अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो बनाते रहना। जहाँ भी मैं आपको बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके आ सकता है, तो आप थोड़ा सा अगर आपके पास बुक्स के साथ पढ़ रहे हो तो ठीक है, बहुत बढ़िया, अंडरलाइन कर लिया करो। और इसके साथ ही आप अगर किताब कोई पुस्तक लेके बैठे हो तो उसमें थोड़ा सा नोट कर लिया करो ये चीज़ें, ताकि बार बार रिपीट कर सको। देखो इसमें जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा कुछ वृत्त अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। यानी कि ऊर्जा जो होती है हमारे शरीर को, चाहे पादप है या मनुष्य जाति है प्राणी है, तो ऑक्सीकरण के माध्यम से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके सारे उनका जीवन चलता है। इसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थ से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। केवल हरे पादप व नील हरित स्वाल जीवाणु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। यानी कि जितने भी हरे पादप है इस पृथ्वी पर और नील हरित जीवाणु है, ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि स्वयं बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, सुक्रोज व स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। यहाँ से देखो प्रश्न एक बनता है कि जितने भी पादप है अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, तो याद रखना स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, संचित करते हैं। और इसका एक नाम और है मंड, या स्टार्च लिखा होता आएगा या मंड के रूप में करते हैं। और इसके अलावा अपने पिछली बार एक प्रश्न आया था कि जितने भी प्राणी हैं वो अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। ये अपना एक प्रश्न आया था, ग्लाइकोजन के रूप में, याद रखना। प्राणी हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित करेंगे शरीर में, और जितने भी पादप है वो मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, भोजन को संचित करते हैं। ये यहाँ तक याद रखना आप। हमें यह याद रखना चाहिए कि हरे पादपों में सभी कोशिकाओं, उत्तकों, अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि पादप की जितनी भी कोशिकाएं हैं, उत्तक है, अंग है, सभी में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। केवल कुछ विशिष्ट भाग है
वहां पर ही होती है। कौन सी विशिष्ट भाग है? केवल वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि हरित लवक पाया जाता है, वहीं पर ही क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है पौधों में संपन्न होती है, जिस भाग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। यहाँ पर ये याद रखना, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण करती है क्योंकि हरे पादपों में सभी अंग उत्तक कोशिकाएं हरी नहीं होती है, इसलिए इनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। यानी कि जितने भी अंग है, उत्तक है, ये हरी नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ ये अपना भोजन नहीं बनाती है। जो हरी नहीं है वो अपना भोजन नहीं बनाएगी, तो इनके लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। वो कहाँ से प्राप्त होता है? जो हरे भाग है पौधे के, वहां वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं और इन अंगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थ का हरित भागों में परिवहन होता है। हरित भागों में यानी कि जो हरे भाग नहीं है वहां पर क्या होगा? इनका परिवहन होगा। प्राणी प्रपोषित होती हैं। जितने भी प्राणी पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रपोषित होती हैं, यानी कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। इसलिए वे अपना भोजन पादपों में परोक्ष शाकाहारी या अपरोक्ष मांसाहारी के रूप में क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और मर्तजीवी जैसे कवक है, कवक का याद रखना, एक कवक क्या होता है? मर्तजीवी होता है। मर्त या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करते हैं। यह जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी कि जितने भी खाद्य पदार्थ है पौधों में कहाँ से प्राप्त होंगे? एक क्रिया करते हैं पौधे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पत्ती भाग में होती है पौधे के, वहां से भोजन का निर्माण करते हैं और अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस अध्याय में कोशिकीय सांस अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया है। यानी कि अपने जानेंगे जो भोजन इकट्ठा होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। एटीपी, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर याद रखना क्या होता है? एडिनोसिन थाइफॉस्फेट होता है। यहां से भी प्रश्न बनता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होते हैं? जो ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा स्रोत के रूप में पौधे और जो प्राणी होते हैं उनमें ऊर्जा के रूप में रहती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, यानी कि एडिनोसिन थाइफॉस्फेट के रूप में। ये इसमें अपनी पढ़ने वाले हैं। निसंदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होते हैं। तो यहाँ पर यह याद रखना आप कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में संपन्न होता है? क्लोरोप्लास्ट भाग में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक पौधे भाग होते हैं, यूकैरियोटिक भाग है। जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रियम होता है। तो ऊर्जा का निर्माण कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य, जो कोशिका होती है, अपनी पढ़ा था कोशिका संरचना प्रक्रिया में, उसमें कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य में क्या होगा? बहुत सारे कोशिकांग होते हैं और इसमें एक कोशिकांग क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियम होता है, वह भी केवल यूकैरियोटिक में। ये कहाँ पाया जाता है? केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है। जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन अबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना सांस कहलाता है। इनकी सांस लेना या श्वसन की क्रिया करना क्या होगा? ऑक्सीजन के माध्यम से। जब हम भोजन करते हैं, पौधे करते हैं या प्राणी भोजन करते हैं, तो जब ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो शरीर को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा मिलेगी तो शरीर क्या रहेगा? संचालित रहेगा, चलित रहेगा। अगर शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है तो उस अवस्था में शरीर का क्या हाल होता है? यानी कि अपने थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो रही है। हमारे शरीर में जो भोजन है अन्य अलग अलग भागों में टूटकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इस प्रक्रिया में जिन यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। श्वसनीय क्रियाधार यानी कि जिनका क्या होगा? जिन यौगिक का ऑक्सीकरण होगा उनको क्या कहेंगे? श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। देखो इसमें कौन कौन से श्वसनीय क्रियाधार के अंतर्गत आते हैं।
देखिए इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से क्या ऊर्जा मुक्त होती है। कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में जैसे प्रोटीन है, वसा है, यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल भी सब्सनीय क्रियाधार के रूप में आ सकते हैं। यहाँ से याद रखना, यहाँ से अगर थोड़ा सा गहराई का प्रश्न दे आपको, ये पूछे कि निम्न में से सब्सनीय क्रियाधार का भाग नहीं है या भाग है, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और कार्बनिक अम्ल है। ये क्या है, सब्सनीय क्रियाधार के भाग है जो ऑक्सीकरण की क्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान सब्सनीय क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती है। सारी की सारी ऊर्जा जो है, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ऊर्जा एक साथ ऑक्सीकरण की क्रिया होने के बाद पूरे शरीर को दे दी जाए, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब भी शरीर को आवश्यकता होती है ऊर्जा को, तब उसी समय दी जाती है। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी प्रक्रियाओं के रूप में मुक्त होती है, जो रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित रहती है। जो ऊर्जा है रासायनिक रूप में किस रूप में शरीर में पौधों में जो ऊर्जा एकत्रित रहती है, तो याद रखना एटीपी के रूप में एकत्रित रहती है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सांस में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती है या संवेदन नहीं भी हो सकती है, किंतु यहाँ एटीपी के संश्लेषण के उपयोग में होती है। इस ऊर्जा को जब भी जहां भी आवश्यकता होती है तो टूट जाती है। इस कारण से एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है, यानी कि जो ऊर्जा ऑक्सीकरण के माध्यम से हमारे शरीर में संचित होती है वो किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। और शरीर को जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी से ऊर्जा को ग्रहण करती है। ठीक है, तो यहाँ से इस लाइन को याद रखना, एटीपी क्या करती है, कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है। कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य निम्न में से करती है तो एटीपी करती है, याद रखना। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं में उपयोग में आती है। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पुरोगामी के रूप में काम आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि एटीपी के बारे में जो मैंने बताया है वो याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या पादप श्वास लेते हैं। इसमें देखो कौन कौन से प्रश्न बनेंगे अपने। इसमें देखो इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है कि पादप सांस लेते हैं नहीं लेते हैं। हाँ, पादपों में सांस हेतु यानी कि सांस की बात चल रही है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अलग है और यहाँ पर श्वसन की क्रिया चल रही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अलग है और श्वास लेना पौधों के द्वारा ये क्रिया अलग है। सांस में क्या करेंगे पौधे, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। जैसे एक प्राणी श्वसन की क्रिया में करते हैं, वो ही श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, पादप करते हैं। इस कारण यहाँ से आप याद रखना प्रकाश संश्लेषण और यहाँ से थोड़ा सा अलग इनको ले लेना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अलग होती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है, पौधे ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। जब पौधे श्वसन करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, मुक्त करते हैं। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते। जैसे मनुष्य में फेफड़े होते हैं, ठीक है, ग्रसनी होती है, श्वास नली होती है, जो विशिष्ट अंग होते हैं प्राणियों में, उसी प्रकार पादपों में कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, बल्कि उनमें क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। यानी कि श्वसन क्रिया पौधे करते हैं तो किस माध्यम से करते हैं, रंध्रों के माध्यम से। वात रंध्र मिलते हैं, रंध्र व वात रंध्र होते हैं, उनके माध्यम से क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं। पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह है कि पादपों का प्रत्येक भाग अपने गैस से आदान प्रदान की आवश्यकता ध्यान रखते हैं। यानी कि पौधे का प्रत्येक भाग है अपने आप में ये ध्यान रखता है कि श्वसन करना है नहीं करना है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करना है नहीं करना है, भोजन की आवश्यकता है नहीं है, ठीक है। बहुत ही है कि क्रमबद्ध तरीके से ये भाग काम करते हैं। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। दूसरा कारण यह है कि पादपों में गैसों के आदान प्रदान की अधिक मांग नहीं होती है
और पादपों के विभिन्न भागों में मूल, तना व पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी दर से होता है। यानी कि इसमें श्वसन की क्रिया तो होती है, परंतु जैसे जंतुओं में होता है उसकी तुलना में बहुत ही धीमी दर से होता है। केवल प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, गैसों का अधिक आदान प्रदान होता है। प्रकाश यानी कि पौधे, इसका मतलब ये हुआ जितने भी पौधे हैं वो श्वसन तो करते हैं, परंतु ये बहुत ही धीमी गति से करते हैं प्राणियों की अपेक्षा में। परंतु इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बहुत ही तेज गति से होती है, जो कि दिन में होती है, याद रखना, दिन में होती है, और श्वसन रात दिन चलता रहता है इसके अंदर। चलिए इसमें नेक्स्ट देखिए, तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतः इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकता का ध्यान रखती है। यानी कि प्रत्येक पत्ती अपने आवश्यकता का ध्यान रखती है, प्रकाश संश्लेषण करना है नहीं करना है, श्वसन करना है नहीं करना है, भोजन की आवश्यकता है या नहीं है, यानी कि इस प्रकार तमाम बातों का प्रत्येक पत्ती ध्यान रखती है। जब कोशिका श्वसन करती है ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति है तभी इसमें श्वसन होगा, ठीक है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। क्योंकि जब कोशिका में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है पत्तियों की कोशिका में, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या, ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। उसी ऑक्सीजन का वो क्या करती है, उपयोग श्वसन के माध्यम से करती है। तृतीय कहानी यह है कि बड़े स्थूल पादपों में गैस अधिक दूरी तक विस्तृत नहीं होती है। पादपों में प्रत्येक संजीव कोशिका पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। यह पत्ती के लिए कथन है। आप यह पूछ सकते हैं कि मोटे काष्ठ या पौधों, तनों और मूल के लिए क्या होता है। तना में संजीव कोशिकाएं छाल व छाल के नीचे पतली सतह के रूप में विस्तृत होती है। यानी कि तना में संजीव, तनों में क्या होते हैं, संजीव कोशिकाएं जो होती है, जो श्वसन की क्रिया में भाग लेती है, क्योंकि कई भाग पौधों में सजीव भाग होते हैं, कई मृत भाग भी होते हैं। जो संजीव भाग होती है, कोशिकाएं होती हैं, वो छाल होती है। छाल ये है, छाल के नीचे पत्तियों की सतह पर पतली सतह के रूप में व्यवस्थित होती है। इनमें से क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जैसे रंध्र होते हैं, जिन्हें वातंत्र कहते हैं। भीतर की कोशिकाएं मृत होती है। पौधे के भीतर की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है। केवल बाहरी कोशिकाएं होती है वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो मृत कोशिकाएं होती हैं, वो मृत कोशिकाएं क्या करती हैं, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, उनको एक मजबूत खड़ा रखती है मजबूत तरीके से। जब भी आंधी तूफान आता है तो ये मृत कोशिकाएं क्या करती है, उनको एक मजबूत तरीके से बांधे रखती है जमीन से। अंतः पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में होती है। यह प्रेनकाइमा कोशिकाएं, प्रेनकाइमा कोशिकाएं यानी कि प्रेनकाइमा अपनी उत्तक में पढ़ेंगे। ये कोशिकाएं जो है पौधों की भाग की है, ये क्या है, एक सरल उत्तक है, याद रखना। के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाती हैं, जो कि वायु रिक्तकाओं के आपस में जुड़े हुए जाल रूपी रचना के कारण संभव होता है। इसमें कोशिकाओं का यहाँ तक याद रखना, कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। इतना ही है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज द्वारा थोड़ा सा समझा रखा है। चलिए इसमें यहाँ तक याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ग्लूकोज का जब दहन होगा पूर्ण रूप से, तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा निकलेगी। याद रखना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा मिलती है। इतना इसमें याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये। जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरी अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है डायग्राम इक्वेशन के द्वारा भी। ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगा। ये याद रखना। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है इक्वेशन के माध्यम से या लैंग्वेज के माध्यम से भी आपको दे सकता है। पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती है कि ग्लूकोज अणु के अपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में न निकल जाए। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में न होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होगा। याद रखना, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होगा केवल एक चरण में नहीं होता है, छोटे छोटे कई चरणों में होते हैं। इनमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनमें निकलने वाली प्राप्त ऊर्जा ATP के संश्लेषण में उपयोग में आ जाती है। यह कैसे होता है, वास्तव में यह सांस का इतिहास, सांस की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा के रूप में निकलती है।
चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें देखो एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से मोस्टली जो प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे एक अगर पेज पढ़ रहे हैं तो हाँ मुश्किल से आपको 2 या 3 मैक्सिमम 3-4 प्रश्न मिल सकते हैं, जैसे इसी चैप्टर में है। देखो पढ़ना जरूरी है, एक बार पढ़ोगे थोड़े से अपने दिमाग में इस प्रकार सेट हो जाएगा कि हमने पढ़ लिया है, तो इसमें इस प्रकार की क्वेश्चन बहुत सारी बातें हैं जो अपने को याद रहेगी, यानी कि घुमा फिरा कर भी प्रश्न पूछ जाए तो वो वहाँ से अपने आसानी से कर सकते हैं। देखो दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये तो अपने को पता है। दहन यानी कि जलना, कोई भी वस्तु जब जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में जीवित रहती है। क्या आप ऐसी परिस्थितियों के बारे में और जीवों में सोच सकते हैं जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है? श्वास के लिए पर्याप्त कारण है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह पर ऐसे वातावरण में मिली थी जहां ऑक्सीजन की उपलब्ध नहीं थी, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, यानी कि अपनी जो क्रिया करती है, ठीक है, जीवित रहती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रहती हैं कुछ कोशिकाएं, और कुछ कोशिकाएं ऐसे भी हैं जो जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती पर्याप्त मात्रा में या नहीं भी होती है, फिर भी कोशिकाएं जीवित रहती हैं, दोनों तरीके से। आज भी उपलब्ध सजीवों में हम देखते हैं कि कुछ अनोक्सी ऑक्सीजन रहित वातावरण में हेतु अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। बहुत सी ऐसी अनोक्सी वातावरण है जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, कुछ जीव है, ठीक है, पौधे वगैरह हैं, उसी वातावरण में अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। इनमें से कुछ विकल्पीय अनोक्सी है, जबकि कुछ के लिए अनोक्सी स्थिति की अवस्था अविकल्पीय होती है। हर स्थिति में सभी जीवों को एंजाइम तंत्र होता है तो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करता है। इस प्रकार ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन होना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन होना निम्न में से क्या कहलाता है? तो याद रखना ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है। या आपसे ये पूछ रहे कि निम्न में से ग्लाइकोलाइसिस क्रिया क्या होती है, यानी कि ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन होना, ये क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहलाती है। ये यहाँ से याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें देखिए अपने एक एक चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, एक एक भाग को, और जहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा होगा तो मैं साथ साथ में आपको बोल देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न बनता है, तो आप थोड़ा सा नोट कर लिया करो उन चीज़ों को, क्योंकि इसी प्रकार धीरे धीरे करते अपने टोटल 30 प्रश्न इकट्ठे होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 30 के 30 प्रश्न आपको सीधे मिल जाए, इसलिए काफ़ी कठिन मेहनत करनी पड़ेगी भैया। देख लो, मेहनत के माध्यम से 30 के 30 प्रश्न आपके सही हो सकती है, और इन्हीं बुक में इसमें आपको 30 के 30 प्रश्न दिखाऊंगा जब आपका एग्जाम होगा। पिछले 2023 का भी हुआ था। अब 11th क्लास में कितने प्रश्न आए थे? लगभग 7 से 8 प्रश्न बायोलॉजी के प्रश्न डायरेक्ट इसी बुक से आए थे। 2024-25 में जो चल रही है ना अपनी बायोलॉजी की बुक 11th की, यहाँ से प्रश्न बने थे। एक प्रश्न तो मैंने दिखा दिया आपको, इसी बुक से आया था। यानी पिछले वीडियो में भी 1-2 प्रश्न मैंने बताए थे, तो धीरे धीरे करते करते सभी प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। चलो अब देखो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती क्या है। देखो ग्लाइकोलाइसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द है ग्लाइकोस अथवा अर्थात शर्करा एवं लाइसिस अर्थात टूटना से हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया गुस्ताव इम्बेंडन, ऑटोमेयर, होफ तथा जे पारनास द्वारा दिया गया है। इसे सामान्यतः ईएमपी पथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ईएमपी पथ कहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा ये है ईएमपी पथ, यानी कि अनोक्सी जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया है। अनोक्सी जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। यहाँ से याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, और यह सभी जीवों में मिलता है। जितने भी संजीव है उन सभी संजीवों में ये मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ संपन्न होगा? कोशिका द्रव्य में। याद रखना, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदलता है। एक याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इस शब्द को अच्छी तरह से याद कर लेना। यहाँ पर आंशिक ऑक्सीकरण होता है ग्लाइकोलाइसिस में, और पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है ग्लूकोज। इस लाइन को याद कर लेना,
ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है और पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है। पादपों में यह जो ग्लूकोज कहाँ से प्राप्त होगा? सुक्रोज से प्राप्त होगा, जो कि प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रियाओं के अंतिम उत्पाद है। जो कार्बन प्रकाश संश्लेषित कार्बन की अभिक्रिया होगी उनका अंतिम उत्पाद के रूप में सुक्रोज प्राप्त होता है। और सुक्रोज से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होगा। और ग्लूकोज से क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होगी और पायरुविक अम्ल बनेगा। कितने अणु? 2 अणु बनेंगे। यह संचित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। सुक्रोज है जो इवेंटस नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। याद रखना, ये याद रखना। यहाँ से कौन सा एंजाइम है? 2 एंजाइम आएंगे। आप पहला ये आ गया कि सुक्रोज है, निम्न में से किस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित हो जाता है? इवर्टेस नामक एंजाइम की सहायता से। इसको आप नोट कर लेना अच्छी तरह से, इवर्टेस नामक एंजाइम की सहायता से। ये दोनों मोनोसेक्राइड सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्कर में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ से ये एक तो ये हो गया, इवर्टेस नामक एंजाइम है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है, और ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में, जो पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। 3-4 बातें हैं, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें एक ये एंजाइम है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना है, फिर वो क्या करता है? हेक्साकाइनेज एंजाइम द्वारा, इस एंजाइम द्वारा, हेक्साकाइनेज एंजाइम द्वारा फॉस्फोरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। इस लाइन को भी याद रखना। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज क्या करते हैं? किस एंजाइम के द्वारा फॉस्फोरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं? हेक्साकाइनेज के द्वारा। ठीक है, हेक्साकाइनेज के द्वारा। इसके बाद इनकी थोड़ी प्रक्रिया दे रखी है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपने क्या क्या इसमें है। ग्लूकोज का फॉस्फोरीकृत रूप समावीकरण द्वारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के उपापचय के बाद के क्रम एक समान होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न चरण, जैसे ये इसमें दे रखे हैं कौन कौन से चरण है, देखो। ग्लाइकोलाइसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया में विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर ध्यान दें जिसमें एटीपी का उपयोग, एटीपी ऊर्जा अथवा संश्लेषण, इस मामले में NADH प्लस या प्लस होता है। देखो यहाँ से थोड़ी सी डेफिनेशन इसमें बता रखे हैं चीज़ों को, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहले चरण में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है, इसको थोड़ा याद कर लेना कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में एटीपी का उपयोग जो होगा 2 चरणों में होगा। फर्स्ट चरण किस में है? जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होगा। इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हेक्साकाइनेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज, जैसे देखो यहाँ से ऊपर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में निर्माण होता है। ये इसका प्रथम चरण है जहाँ पर एटीपी का उपयोग होता है। और दूसरा कहाँ पर है? जिस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में परिवर्तित होता है 2 चरणों में। ये याद थोड़ी सी याद कर लेना। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में यहाँ से अगर प्रश्न बनता है, थोड़ा सा बहुत ही हार्डली प्रश्न बनता है, ये एक हार्डली प्रश्न के रूप में आएगा ये अगर प्रश्न बनेगा तो। एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होगा, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज क्या होगा? फॉस्फेट का, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में क्या होगा? परिवर्तित होगा। 2 चरण हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें देखो कुछ व्यक्ति कह रहे थे कि क्या आरबीसी और एनसीईआरटी पर्याप्त है। देखो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि 6 से लेकर 12 तक की साइंस की बुक अगर आप पढ़ लेते हो, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़नी होगी आपको। यहाँ से प्रश्न जो आपके आएंगे डायरेक्टली प्रश्न ऊपर के प्रश्न बनेंगे, याद रखना। इसमें जैसे लैंग्वेज दे रखी है वैसे प्रश्न जो पिछली बार भी आए थे, मैं आपको बताऊंगा एक अलग से वीडियो के माध्यम से कि 11th क्लास के अंदर जो 7 से 8 प्रश्न बायोलॉजी से ऐसे आए थे। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि कहाँ से, पता नहीं कहाँ से प्रश्न आ गए, ये पर्याप्त नहीं है। देखो पर्याप्त है ये बुक, और कहाँ से बनाएगा एग्जामिनर, देखो प्रश्न ये ही बुक जो मेन बुक तो है यही है, और कहाँ से बनाने वाला है, जो चैप्टर दे रखे हैं उसके अनुसार ही अपन को पढ़ना होगा। अब देखिए
फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूटकर डाइहाइड्रोक्सीड एसीटोन फॉस्फेट तथा फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में बनाता है। ठीक है, ये कुछ इसमें प्रक्रिया दे रखे, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं बनता, इनको छोड़ो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, कोशिका संरचना प्रकार है इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, उसकी शॉर्ट नोट्स की भी एक क्लास अलग से जल्दी जल्दी इसके अपने करेंगे, रिवीजन के माध्यम से करेंगे। पहले अपनी बुक पढ़ रहे हैं, बुक के बाद इसका शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन के माध्यम से करेंगे कि एक बार रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बार बार बुक पढ़ना इतना आसान नहीं है, तो टाइम काफ़ी लगता है इसमें। और तीसरा इसमें आ जाएगा इसके जो ऑप्शनल प्रश्न जितने बन रहे हैं, क्योंकि एक चैप्टर होगा, एक चैप्टर में मुश्किल से लगभग 40 से 45 प्रश्न बनेंगे, और 40 से 45 प्रश्नों में से अगर बात करें तो 20 प्रश्न आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, बनेंगे 40-45, तो मोस्टली अगर देखा जाए तो 40-45 में से 20 प्रश्न होंगे, बाकी के प्रश्न भी पता नहीं आ जाए उसके हिसाब से अपने ये बनाने वाले हैं। इसमें पृथक होकर अंडे के कणों में स्थानांतरित हो जाता है, ये कुछ प्रक्रिया यहाँ पर दे रखी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं मिल रहा है, देखो। ठीक है, पायरुविक अम्ल के परिवर्तन के दौरान एटीपी का निर्माण होता है, क्या तुम यह गणना कर सकते हो कि एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का, ये अपने आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि एक अणु से कितने एटीपी अणुओं का प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण होता है। देखो यहाँ से देखो, पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है, ये देखो यहाँ से इसको महत्वपूर्ण मान सकते हो आप, इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि पायरुविक अम्ल जो है ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है। यहां से याद रखना कि प्रश्न बनेगा निम्न में से ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है, याद रखना पायरुविक अम्ल ही है। ठीक है, और पायरुवेट का वापचाई भविष्य क्या है, यह कोशिका आवश्यकता पर निर्भर करती है। यहाँ 3 प्रमुख तरीके हैं जिनमें विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलाइसिस द्वारा उत्पन्न पायरुविक अम्ल का उपयोग करती है। ये लैक्टिक अम्ल, किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन और ऑक्सीसांस है। अधिकांश प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक में किण्वन अनोक्सी परिस्थितियों में होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल बनने की हेतु जीवधारियों में क्रेब्स चक्कर के द्वारा होता है, ये याद रखना। जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा निकलती है। और ये जीवधारियों में किसके माध्यम से होगा, क्रेब्स चक्कर के माध्यम से होगा। इसमें क्या कहेंगे, ऑक्सीसप्शन कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का जो पूर्ण ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीसप्शन कहलाएगा, पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसकी वजह से इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीसप्शन कहते हैं, या सांस या सप्शन की क्रिया जो भी है इसको कहा जाता है। अब देखिए आगे, देखिए किण्वन क्या है, किण्वन की प्रक्रिया, किण्वन की प्रक्रिया जो आपके 2023 रीट मुख्य परीक्षा हुई थी, यहां से प्रश्न बना था किण्वन से प्रक्रिया, इसी बुक से प्रश्न आया था। देखो किण्वन में यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनोक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। प्रथम तो बात ये याद रखना, यहां से क्या होगा, अनोक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है किसमें, किण्वन क्रिया में, जिसमें अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल में परिवर्तित होता है। यहां पर क्या होगा, जो पायरुविक अम्ल है किसमें चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल में परिवर्तित होता है, याद रखना। पायरुविक अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और इथेनॉल में क्या होगा, बदल जाएगा। एंजाइम पायरुविक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज एवं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ये जो प्रश्न है आपके रीट मुख्य परीक्षा 2023 में साइंस मैथ में पूछा गया था, यहां से ये प्रश्न बना था। ए और बी आपको बताना था, इस प्रकार का प्रश्न दे रखा था कि ए और बी क्या है, तो ए था डिकार्बोक्सिलेज और बी था एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम पायरुविक दे रखा था। ठीक है, ये प्रश्न आपका बना था। देखो सीधी सीधी लाइन उठा के आपको दे दी थी, और अब की बार भी अगर प्रश्न आएंगे तो इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे, कोई ज़्यादा गहराई के प्रश्न नहीं बनने वाले। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, जैसे ये यहाँ पर आ गया कि अनोक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, किसमें, किण्वन के माध्यम से होता है। और पायरुविक अम्ल किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित होता है, किसमें, किण्वन की क्रिया के माध्यम से। बस इसी प्रकार के प्रश्न आपके बनने वाले हैं।
दूसरे जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। पायरुविक अम्ल से कुछ बैक्टीरिया जीवाणु हैं, इस लाइन को भी याद रखना। जीवाणु क्या करते हैं, पायरुविक अम्ल से क्या करते हैं, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जैसे इसमें अपने जानेंगे। देखो चलो थोड़ा सा ऊपर मैं कर लेता हूँ, देख लेते हैं अपने साथ साथ में इस डायग्राम को भी। देखो इसमें दे रखा है कि बैक्टीरिया क्या करेंगे, पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते। देखो इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का निर्माण करेगा, और NAD+ और NAD+H+ इसमें ये इसके साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाएंगे, और ये फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल, और यहाँ से पायरुविक अम्ल का निर्माण होगा। और पायरुविक अम्ल से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और यहीं से पायरुविक अम्ल के कुछ जीवाणु में क्या करेगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। यार जीवाणु में, बैक्टीरिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, और विशेष तौर से यहाँ पर निर्माण किसका होगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, जो अनऑक्सीडेशन की क्रिया के माध्यम से होने वाला है। इस चीज को याद रखना, 1 नंबर ये और 2 नंबर ये बैक्टीरिया में। अब देखिए, प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकीय सांस के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है, तब पायरुविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस द्वारा लैक्टिक अम्ल के अपचेत हो जाता है। अपचयी कारक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, NAD+H+ है, जो पुनः दोनों प्रक्रियाओं में NAD+ में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो ये देखो, ये नाम दे रखा है। दोनों लैक्टिक अम्ल तथा एल्कोहल किण्वन में प्राप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है, और इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंध वाले ATP के निर्माण में नहीं होता है। अम्ल व एल्कोहल बनने वाले उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक होती है। ठीक है, इसमें अम्ल व एल्कोहल से जो उत्पाद बनेंगे उनकी प्रक्रिया बहुत ही डेंजरस होती है, बहुत ही डेंजरस प्रक्रिया इसमें होती है। अब देखो इसमें ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल के दौरान कितने शुद्ध ATP का संश्लेषण होते हैं, कितने होगा इसमें। देखो आगे कितने शुद्ध ATP का निर्माण होता है। देखो इसमें ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उपयोग में आने वाले ATP की संख्या घटाकर गणना करें तो इसके कितने ATP का संश्लेषण होता है। जब एल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक होती है तो यीस्ट के लिए यह विषाक्त या मृत्यु कारण बनती है। प्राकृतिक यूनियन पेय में एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि मादक पेय में एल्कोहल की मात्रा इसमें स्थित एल्कोहल की सांद्रता से कितनी से अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है। ये ATP कितने अणु निर्माण होंगे वो अपने आगे पढ़ने वाले हैं। वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय उपापचय की आवश्यकता के अनुसार बहुत से ATP अणुओं का संश्लेषण करती है। यूकैरियोटिक में सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। याद रखना जितने भी चरण हैं ग्लाइकोलाइसिस क्रिया किसके कहाँ संपन्न होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में कहते हैं। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। और ऊर्जा का निर्माण कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीसप्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलती है। जब भी ग्लूकोज का क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार का सांस सामान्यतः उच्च जीवों में मिलते हैं। हम इन प्रक्रियाओं को अगले खंड में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपने जो बताई है वो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखो इसमें आज के लिए इतना ही करेंगे और कल अपने ऑक्सीसप्शन और इसके आगे का जो रहा है भाग करेंगे, क्योंकि आज का टाइम थोड़ा काफ़ी हो गया है, क्योंकि ज़्यादा लंबा रहेगा, थोड़ा सा आपको भी बोरिंग सा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल के आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। के साथ ही एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है साइंस मैथ की, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 15 टेस्ट है इसके अंदर।
तो आपके लगभग अभी अगर ज्वाइन करो तो आप अप्रैल के अंत तक आपका पूरा कोर्स एक बार हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से एनसीईआरटी बेस्ट मुख्य रूप से जो आपके सब्जेक्ट का है, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। नमस्कार साथियों।